हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर। आज हम आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ की, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी और संविधान कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपकी प्रत्येक वीडियो में स्टार्टिंग में आपकी थ्योरी कराई जाएगी, उसके बाद में प्रत्येक वीडियो के लास्ट में 50 क्वेश्चन MCQ और PYQ को भी सॉल्व कराया जाएगा। ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो बच्चे 2026 में 12th क्लास करके पास आउट हुए हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इंडियन पॉलिटी को बेसिक्स से यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इंडियन पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, संविधान सभा ने कैसे बनाया होगा, संविधान का निर्माण क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कौन कौन से अधिनियमों में हमें कौन कौन से अधिकार मिले होंगे, इस तरह की पृष्ठभूमि को हम एक एक करके यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान की, कि भारतीय संविधान की एक यात्रा है जिसे हम ऐतिहासिक यात्रा और वैधानिक यात्रा दोनों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा से मानते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक आपका चलता है, जबकि गणतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्टेड किया जाता है क्या, आपका संविधान, और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में इसे लागू कर दिया जाता है। तो यानी जो आपके 250 साल का जो इतिहास है किस तरह से पलटा हुआ है, किस तरह से इसकी यात्रा हुई है, ये हम एक एक स्टेप में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है कि भारतीय संविधान निर्माण का जो 5 चरणों में इसका निर्माण होता है, कौन कौन से चरणों में किसकी बात कही गई है। सबसे पहला चरण होता है इसकी नींव। नींव से मतलब है कि भारतीय संविधान की नींव किस किस अधिनियम में आपकी पड़ी है। देखिए पूरे जो संविधान का निर्माण हुआ है एक साथ तो निर्माण नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारा देश पहले गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़े थोड़े अधिकार भारतीयों को देना प्रारंभ किए थे, कुछ अधिनियम लेकर आए थे और वहीं से हमारे भारत देश के निर्माण की और भारत देश की जो आपका संविधान है उसकी नींव पड़ी है। उसकी नींव पड़ने का जो ऐतिहासिकता है वो आपका 1773 से लेकर वर्ष 1947 तक चलती है। बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की, तो आपका एक मिशन आता है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो ये भारत में आया था मार्च 1940 को। ये डेट आप याद करेंगे। पैट्रिक लॉरेंस इसके क्या थे, इसके अध्यक्ष बनकर आए थे और इन्होंने ही बोला था कि संविधान सभा का निर्माण करना है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के शिल्पकार की या बिल्डर की, तो वहाँ पर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं नंबर 3 में, तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी का नाम आप हमेशा याद रखेंगे, ध्यान रख लीजिएगा जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो वो हैं आपके अंबेडकर जी। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई बार आपका आता है। इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें आपकी कराई जाएंगी ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपका समझाया जाया जा रहा है कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर बनी हैं कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो आपकी क्या है, उद्देश्य का है। उद्देश्य का यानी आपके क्या है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना से संबंधित जितने भी आपके विचार है संविधान के, जब प्रस्तावना वाला टॉपिक कराएंगे उससे संबंधित सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। उसके बाद में आती है आपकी अंतिम संरचना, यानी आपका स्ट्रक्चर है कि हमने अपनी जो संविधान है उसका सिस्टम कहाँ से लिया गया है। जैसे संसदीय प्रणाली ली गई है, मूल अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं, यानी कुल मिला के उसकी संविधान की विशेषता क्या है और उसके स्रोत क्या है, इस सब पे भी हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं आज, यहाँ से आपकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि संविधान में एक एक कदम कैसे आपका बढ़ा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ से आपके संविधान की नींव पड़ी है और यहीं से आपका स्टार्ट होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपका एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसका संसदीय नियंत्रण है। नियंत्रण कहाँ पर हो गया है, इसका नियंत्रण हो गया है आपका भारत में। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आपके एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट की
स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई है, तो इसकी यात्रा यानी कह सकते हैं कि कोलकाता में इसका निर्माण किया गया था 1774 ईस्वी में। लेकिन क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत में। लेकिन जैसे ही आपका कुछ एक साल बीता हुआ था, उसके बाद में ब्रिटिश संसद एक और लेकर एक्ट आई, जिसका एक्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान रखिएगा, इसकी डेट भी आपको याद करनी है, 1784 ईस्वी में लाया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया कि पहले जो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में भारत था, अब क्या हो गया था, सरकार और कंपनियां दोनों में अलग अलग हो गया था। यानी कह सकते हैं कि प्रशासनिक कार्य तो आपके अलग हो गए थे और आपके जो व्यापार करने वाले थे वो आपके कार्य अलग हो गए थे। तो यहाँ पर आपके दो सिस्टम स्थापित हो गए थे। इसके बाद में ढेर सारे आपके अधिनियम आते हैं 1784 ईस्वी के बाद में, यानी 1784 जो एक्ट हुआ था उसके बाद में एक अधिनियम आता है 1792। उसके बाद अधिनियम आता है आपका 1813 और उसके बाद अधिनियम आता है आपका 1833। ये 3 अधिनियम इसके बाद आए थे, जिनकी डिफरेंट आपकी क्वालिटीज़ हैं, या कह सकते हैं कि इनके बारे में चीज़ें आपको रीड करनी हैं और एक एक करके हम सभी के बारे में हमने क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया है। जैसे ही आपका एक समय आता है 1858 का, जो 1858 है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में एक क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम क्या था, वो था आपका 1857 की क्रांति। ध्यान रखिएगा, इस क्रांति के बाद ही आपका 1858 भारत शासन अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम की खासियत क्या थी, तो वो समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है, जो कि भारत का जो प्रशासन था वो कंपनी के हाथों से कहाँ पहुँच गया था, वो पहुँच गया था क्राउन के हाथों में, यानी सीधे सीधे ब्रिटेन के हाथ में अपना अब इसका शासन पहुँच गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोस्टली कई बार क्वेश्चन आता है कि 1858 का जो शासन अधिनियम है वो क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पहले 1858 से पहले कंपनी राज कर रही थी भारत पर, अब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में पहुंच गया है, क्राउन के हाथ में पहुंच गया था, ब्रिटेन के हाथ में पहुंच गया था। उसके बाद में काफ़ी अधिनियम आते हैं और उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम होता है वो है 1919 का अधिनियम। ध्यान रखिएगा, जितने भी अधिनियम आपके छूट रहे हैं, जैसे आपके 1909 वाला एक अधिनियम है, उसमें भी क्वेश्चन आपके आते हैं और उससे संबंधित थ्योरेटिकल आगे भी हैं और एक एक करके हम उसके बारे में वर्णन भी करने वाले हैं। एक अधिनियम है आपका 1919, जिसके अंतर्गत जो आपको सबसे ज़्यादा याद करना है वो है आपका डायरकी सिस्टम, यानी प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। ये चीज़ आपको याद करनी है। इसके बाद में एक अधिनियम आता है 1935, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना भी भारत का जो संविधान है वो इसी पर आपका डिपेंड है, निर्भर है। मोस्ट ऑफ जितना भी पार्ट है वो इसी से लिया गया है। इसने क्या किया कि जो आपकी डायरकी सिस्टम में द्वैध शासन प्रणाली है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल समाप्ति कर दी। अब प्रांतों को स्वायत्तता इन्होंने दे दी। इसी के अकॉर्डिंग एक संघीय ढांचा आपका बना है भारत के संविधान में, भारत की राजनीति में। यहाँ पर आपकी जो डायरकी सिस्टम है, यहाँ पर सेंटर लेवल पे स्टार्ट किया गया था और आपका प्रांत लेवल पे क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था डायरकी सिस्टम, या फिर कह सकते हैं द्वैध शासन प्रणाली। इसके बाद में देखिए 2 चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं जो कि आपको रीड करनी है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, जिसमें है शासन प्रणाली का विकास है कि 1919 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम में क्या अंतर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 1919 ईस्वी में द्विआरकी सिस्टम लेकर आया गया था। वो किस लेवल पे था, प्रांत के लेवल पे था, यानी प्रोविंस के लेवल पे था, जहाँ पर गवर्नर के पास में असीमित शक्तियाँ दी गई थी। जबकि 1935 में क्या कर दिया गया था कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी, वहाँ पर निर्वाचित सरकारों को पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। अब यहाँ पर जो द्विआरकी सिस्टम है वो सेंटर लेवल पे लेकर आया गया था, प्रांतों में क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। वहीं अगर हम विधायी ढांचा की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सदनीय रह गया था, जहाँ द्विसदनीय नहीं रहा है, जबकि प्रांतों को
यहाँ पर 1935 के अकॉर्डिंग एक सदनीय था, जबकि 1935 के अकॉर्डिंग द्विसदनीय की भी व्यवस्था करी गई थी। जैसे यूपी में अगर हम बात करते हैं तो द्विसदनीय की बात की जाती है, विधानसभा की और विधान परिषद की। तो भारत में आपके 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपकी द्विसदनीय व्यवस्था करंट में चल रही है। यहाँ पर किसी भी संघीय ढांचे की बात नहीं की गई थी, जबकि यहाँ पर संघीय ढांचे की बात कही गई है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर द्विआर्की सिस्टम स्टार्ट किया गया था प्रांत लेवल पे, जबकि यहाँ पर किया गया है सेंटर लेवल पे। वहीं अगर हम बात करते हैं संविधान की कैबिनेट मिशन योजना 1946 की, तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें कही गई थी, क्योंकि इसी से संविधान सभा का निर्माण हुआ था और आगे चलकर भी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट की गई थी। यहाँ पर क्या किया गया था, देखिए कैबिनेट मिशन आया था अपने भारत में, कब आया था, मार्च 1946 में भारत में आया था। टोटल मेंबर इसके अंतर्गत कितने थे, तो ध्यान रखना है टोटल मेंबर आपके 3 थे। वहीं अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाती है, अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने ही बोला था कि संविधान सभा का निर्माण करना है, किस वे में होगा उसकी यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें जो आपकी सिफारिशें थी उसका वर्णन भी किया गया है कि क्या क्या इन्होंने सिफारिशें की होंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की बात कही गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा आपका डिफेंस, विदेशी मामले, संचार मामले और सीमित शक्तियाँ रहेंगी। यानी क्या है कि लिमिटेड पावर के साथ में सेंट्रल शक्तियाँ आपके यूज़ करी जाएंगी, ऐसा इसके अंतर्गत कहा गया था। दूसरी आपकी जो प्रांत हैं उनके मध्यवर्ती इस तरह होंगे, यानी सेंटर और आपके जो स्टेट्स हैं उनके मध्य में एक मीडियम होगा बात करने का और आपस में सरकार को चलाने का। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रांतीय सरकारों की, तो अन्य मामले पूर्ण स्वायत्तता की बात कही गई थी कि आपके जो कुछ विषय दिए जाएंगे उसमें आप अपनी पूर्ण स्वायत्तता लेकर आ सकते हैं। इस योजना ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मांग को संतुलित करने का प्रयास किया गया था। अंततः संविधान सभा का निर्माण हुआ। यानी अब यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, तो आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। एक एक करके हम बात करते हैं इन चीज़ों को डिटेल में, क्योंकि संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर आपके अस्थायी अध्यक्ष अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं, कौन थे अस्थायी अध्यक्ष, तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको लर्न करना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। वहीं इसकी सेकंड मीटिंग होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे परमानेंट अध्यक्ष चुने जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंसेप्ट छोटे छोटे हैं लेकिन आपको लर्न करने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या बात की गई थी, बात की गई थी संविधान सभा की। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940, जिसमें आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। परमानेंट की बात की जाती है तो वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है आपके संविधान सभा का स्वरूप कि कैसी संविधान सभा होगी, तो उसके अंतर्गत कौन सी कम्युनिटी से कितने लोग थे, कैसे ये चीज़ें बनी हैं, विभाजन के बाद कितने लोग रहे थे, क्या क्या चीज़ें बनी थी, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। संविधान सभा की बात की जा रही है कि उसके अंतर्गत कितने लोग होंगे, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा में प्रतिनिधि कैसे चुने गए थे, इसकी बात भी कई बार क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो प्रतिनिधियों को जो चुना गया था वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुने गए थे। एक जो प्रतिनिधि है, क्या है, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर चुना गया था, अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक प्रतिनिधि आपकी 10 लाख जनसंख्या पर चुना गया था। टोटल संविधान सभा में कितने लोग हो गए थे, तो 389 टोटल लोग थे संविधान सभा में, जिसमें से आपके 296 आपके ब्रिटिश भारत के थे, 93 आपके देसी रियासतों के थे जहाँ पर आपके राजा हुआ करते हैं।
इन 389 में टोटल महिलाएं कितनी थी, तो ध्यान रखना 15 महिलाएं थी उसके अंतर्गत, जिसमें सुचेता कृपलानी थी, बेगम एजाज रसूल थी, एनी मस्कनी थी। अब इनके ही नाम यहाँ पे क्यों दे रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी आपकी संविधान सभा में, वहीं एनी मस्कनी आपकी क्रिश्चियन थी, तो इसलिए इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको लर्न करना है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 26 लोग थे। अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं तो वहाँ पर 33 लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपको चीज़ें याद करनी है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, किस तरह का कोई इलेक्शन हुआ था, नहीं, ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, जहाँ पर प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, ध्यान रखना है। दूसरे 79 टोटल मुस्लिम थे, जिसमें 4 सिख प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। ये विधानसभा अपने प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग करने की कोशिश की और आपका पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उसमें कुछ जो विधानसभा में टोटल लोग थे पाकिस्तान चले गए। विभाजन के बाद जो इसकी संख्या बची थी वो बची है 299। यानी संविधान में अगर आप बात करते हैं 1948 से लेकर 1950 तक ही कितने लोग होंगे, तो 299 लोगों ने संविधान सभा में थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है। निर्माण के शिल्पकार और प्रारूप समिति, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं कि जो प्रारूप समिति है, जिसका हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपके जो संविधान का निर्माण हुआ है और उसको एक संविधान के रूप में अच्छे से लिखा है या अच्छे से उनको सेटल किया है, तो वो है प्रारूप समिति के द्वारा। ध्यान रखना है, प्रारूप समिति में जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे, तो टोटल मेंबर्स की बात की जाती है प्रारूप समिति की, तो टोटल 7 मेंबर थे आपके। वहीं अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या किया गया था, कितनी बहसें हुई थी, संविधान सभा ने कितने लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया होगा, कितने देशों के संविधान को पढ़ा होगा, तो लगभग 60 देशों के संविधान को यहाँ पे पढ़ा गया था। उसके बाद अपने संविधान का निर्माण किया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को बनाने में कितना समय लग गया था, तो ध्यान रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान निर्माण करने में समय लगा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंबेडकर जी को संविधान का जनक भी कहा जाता है या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनके द्वारा इन्हें कहा जाता है। अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इनके साथ साथ में आपके 6 सदस्य और थे, टोटल मिला के आपके 7 सदस्य थे आपके विधानसभा प्रारूप समिति में। यहाँ हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ हम आपका क्या है कि निर्माण शिल्पकार प्रारूप समिति की बात कर रहे थे यहाँ पर अपन। तो टोटली जिसकी बात की थी हमने 7 मेंबर हैं आपके। कौन कौन से 7 मेंबर हैं उनके भी नाम लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहाँ से भी पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर आपके अध्यक्ष आ जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नंबर 2 पर कौन है, DP खेतान। इनके आपको नाम लर्न करने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। DP खेतान इसमें आपके 2nd नंबर है। 3rd नंबर पर आपके हैं गोपाल स्वामी अयंगर। इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर। 4थे नंबर पर है आपके इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी। तो मैं कृष्णा स्वामी लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। इसके बाद में जो आपके ऐड हुए थे KM मुंशी हैं नंबर 5 में, इनको भी नाम लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद में सादुल्ला नाम के मुस्लिम व्यक्ति भी इसी के अंतर्गत ऐड हुए थे। नंबर 7 हैं आपके इसमें BL मित्रा।
अब इनके नाम आपको लर्न रहने चाहिए प्रारूप समिति से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत, इनको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया था? तो जो BL मित्रा हैं इनको रिप्लेस किया गया था N माधव राव के द्वारा, क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी या कुछ और प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इनकी जगह पे N माधव राव को ऐड किया गया था। वहीं एक व्यक्ति और हैं जिनकी DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इनकी जगह पर जो रिप्लेस किया गया था वो किए गए थे आपके TT कृष्णमाचारी। अक्सर करके क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से आपका हुआ है, फ्लो चार्ट के द्वारा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके अधिनियम है 1773 से लेकर 1750 तक, उनसे संबंधित इस वीडियो के अंत में, यानी अब जो आपके वीडियो स्टार्टिंग की जाएगी उसके अंतर्गत 50 MCQ को भी ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत PYQ को भी ऐड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, थ्योरी के साथ साथ आपके PYQ प्लस MCQ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, उनको भी हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको यहाँ पर पूरी पॉलिटी आपको समझाई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेशन भी आपको यहाँ पर कराने के लिए हम आए हुए हैं, जिसके अंतर्गत डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट MCQ और PYQ को भी ऐड किया हुआ है। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन किया हुआ है, अपना सजेशन आप दे सकते हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी एक पॉलिटिक्स बेसिक से पढ़ने का मौका मिल सके। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन के पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि भारत में किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान रखा गया था। ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी इस अधिनियम के तहत? तो वो की गई थी आपकी 1774 ईस्वी में। कहाँ पर की गई थी? तो कोलकाता में किया गया है। ये चीज़ भी आपको लर्न करना है। अब जो लर्न करना है यहाँ पे कि इसके प्रथम जज कौन बने थे, तो उन जज का भी नाम याद कर लीजिएगा, सर एलिजा इम्पे। इनको याद करना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि पहले भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपका पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत जो ईसाई मिशनरीज होते हैं, इंग्लिश मिशनरीज जो होते हैं, उनको भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, अर्थात उनको प्रचार प्रसार करने की अनुमति भारत में किस अधिनियम के तहत दी गई थी? डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन आपका कई बार ये आया हुआ भी है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो है ऑप्शन नंबर 3, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत इंग्लिश मशीनरीज को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1873 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि किस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार ये आया हुआ भी है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि जो हमारी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है उसको हम 1 लाख रुपए प्रदान करेंगे जिससे कि शिक्षा का विस्तार हो सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर चाय और चीन शब्द है। यहाँ पे क्या शब्द है आपका, चाय और चीन को छोड़कर। कुल मिला के किया गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत या अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन को साथ में व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, 1813 वाले जो चार्टर अधिनियम है उसमें उनके समाप्त कर दिए गए थे। ध्यान रखना है जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएँ चाय और चीन को छोड़कर, तब तो आपका आंसर आएगा 1813 वाला। लेकिन संपूर्ण कब एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो वो चार्टर अधिनियम 1833 होगा। इसलिए यहाँ पर चाय और चीन के साथ पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसकी हम बात करेंगे और अपन ने जो संविधान बनाया उसकी आधारशिला भी इसी अधिनियम को कहते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चार्टर अधिनियम 1833 में ऐसा उनको बनाया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे, क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आपको याद रखना है। इस अधिनियम की एक धारा भी आप याद कर लीजिएगा, धारा नंबर है आपकी 87। ये जो धारा है वो आपकी इम्पोर्टेंट है। इस धारा के अंतर्गत इस अधिनियम में कहा गया था कि जो आपके देशी प्रजा है यानी जो भारत की प्रजा है उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वंश क्रम के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और ना ही आपके कलर जो आपका फेयर कलर है या फिर काले गोरे जो भी है उसके आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहाँ पर हमने प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना इसमें सम्मिलित किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 में, और यही प्रावधान आपके आर्टिकल नंबर 15 बनता है जो कि आप अपना संविधान पढ़ते हैं। ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। भारत में किस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है कि भारत में किस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और पोर्टफोलियो से संबंधित अक्सर करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे पहले बात करते हैं कि पोर्टफोलियो की विधानसभा या कह सकते हैं कि विधान किस में आपका जोड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई थी। अब आपका पोर्टफोलियो क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे आपके मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं तो कितने प्रकार के आपके मिनिस्टर्स होते हैं, तो आपको पता है कि आपके 3 प्रकार के आपके मिनिस्टर्स होते हैं। कुछ मिनिस्टर्स होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं,
और कुछ आपके मिनिस्टर होते हैं, कुछ आपके अन्य मिनिस्टर भी सहायता करने वाले होते हैं। जिन मिनिस्टर्स के अंतर्गत कुछ चीज़ें जिम्मेदारी दी जाती हैं, डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, उन सबको हम पोर्टफोलियो के अंतर्गत उनको लेकर आते हैं। तो ये जो सिस्टम है आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद पर बजट करने की शक्ति इनको मिल गई थी कि जो बजट पर हम बहस कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं? ये इन्हें शक्ति किसके अंतर्गत प्राप्त हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर करना है, बहस करनी है, इसको आपको नोटिस पहले देना पड़ेगा। कितने दिन पहले देना पड़ रहा था इसके अंतर्गत नोटिस? तो 6 दिन पहले नोटिस दिया जा रहा था कि हमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने हैं, हमें इस पर बहस करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पार्लियामेंटो सुधार 1909 में। इसे हम भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसे अधिनियम को हम कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा कि कम्युनल अवार्ड किसके अंतर्गत, किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था? इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए अलग से आपके सीटें रिजर्व की जाएं, उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अलग से दिया जाए। ध्यान रखना है, ओनली ये मुस्लिम्स के लिए बना हुआ है, अभी इसमें एक्सटेंडेशन नहीं हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम बात भी करेंगे। और ये संघीय न्यायालय जिसे हम फेडरल जुडिशरी कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, कब की गई थी, किस अधिनियम के तहत की गई है? तो क्वेश्चन में पूछा गया किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई है। अब हम एक एक करके बात करते हैं, इस अधिनियम के तहत कब की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना की गई है 1 अक्टूबर 1937 को। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसके प्रथम न्यायाधीश कौन से थे वो भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। न्यायाधीश थे आपके सर मॉरिस गेवियर। इनका नाम आपको लर्न करना ही करना है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इनका नाम है सर मॉरिस गेवियर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935, 1940, 1937, 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे संज्ञा नहीं है, ये आपका संघीय न्यायालय है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1937 में इसकी स्थापना की गई है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं।
कुल मिला के यहाँ पे पूछा गया है कि केंद्र में द्विशासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखना है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्विशासन पद्धति को स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की अगर हम बात करते हैं तो इसने प्रांत में द्विशासन पद्धति स्टार्ट की थी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है प्रांत और केंद्र के बारे में। जब भी केंद्र की बात आएगी तो आपका आएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम ने प्रांत में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है, आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, किस अधिनियम ने प्रांत में द्विशासन प्रणाली की स्थापना की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार परिषद अधिनियम 1961, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राज्य में आपकी पूछ रहा है द्विसदनात्मक प्रणाली के बारे में। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1853 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि जो आपके 120 मेंबर की क्या है, प्रिंसेस है, यानी जो आपकी एक स्थापना की गई है 120 जिसमें मेंबर हैं, जिसका नाम है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यानी जो राजकुमार का चैम्बर है उसकी बात करते हैं। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसकी स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1947 और आपका लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है उसके अध्यादेश को जारी करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक जो आपका राष्ट्रपति है अध्यादेश को जारी कर सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है। मार्ली मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किसका विभाजन, शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में अनुच्छेद उल्लेखित योजना पर आधारित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया उसको भी आप समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अनुसूचित 7 है, जो आपकी शेड्यूल 7 है, थोड़ा बहुत आपने अगर रीड किया हुआ है चीज़ें, अनुसूची जो आपकी 7 है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से भागों में डिवाइड किया है, उसके अंतर्गत है आपकी एक संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची। तो यहाँ पे हमने शक्तियों का विभाजन किया है। इसमें जो आपकी सूची होती है आपकी राज्य सरकार आपके नियम और कानून बनाती है, इसके अंतर्गत आपकी बनाती है केंद्र सरकार और इसके अंतर्गत बनाती हैं बोथ। अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो आपका केंद्र सरकार का रूल्स एंड रेगुलेशन माना जाता है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार सही आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसकी क्या विशेषता नहीं है। एक एक करके रीड करते हैं, उसके बाद आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं।
इस अधिनियम में भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के लिए सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। क्या कहता है यहाँ पर, उसकी बात करते हैं। ये कहता है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ये गलत है आपका। जो अवशिष्ट विषय होते हैं उनको प्रांतीय विधायकों को नहीं, जबकि केंद्रीय विधायिका को दिए गए थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए थे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अवशिष्ट विषय क्या होते हैं। ऐसे विषय जिनकी ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, तो ऐसे विषयों को डायरेक्टली केंद्र सरकार हल करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिकाओं को, प्रांतीय गवर्नर को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1935 के विधेयक में या फिर अधिनियम में अवशेष शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गवर्नर जनरल को ये शक्तियाँ प्रदान की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघ प्रणाली थी अखिल भारतीय महासंघ, भारत संघ, संयुक्त प्रांत, भारतीय परिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघ प्रणाली का नेचर पूछ रहा है कि उस समय संघ प्रणाली किस प्रकार की होगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, भारत संघ। क्योंकि आप सभी को पता है, अब इसको इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से अक्सर करके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि जितना भी आपका संविधान है मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ग्रेड किया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया कि विशेषता नहीं है। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता 1935, अधिनियम का मूल्यांकन, भारत संघ का प्रस्ताव, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे जो आपसे बोला जा रहा है कि एक विशेषता नहीं है, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अधिनियम का मूल्यांकन करना, कि उसे एलिमिनेट करने का कोई भी उसके अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारतीय विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है, इसलिए ये आपका एक इम्पोर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप म्यांमार भारत से अलग हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1900। देखिए चेंज कर लीजिएगा, इसको 45 कर लीजिएगा। तो कुल मिला के पूछा गया किस अधिनियम के तहत म्यांमार भारत से अलग हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो आपका पड़ोसी देश म्यांमार है वो भारत से एक टाइम पर अलग हुआ था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से ईयर में वो अलग हुआ था, तो वो याद रखना है 1937 में वो अलग हुआ है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कई बार ये आपका आया हुआ भी है। डायरेक्ट बात करते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर
कि भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले स्वराज पार्टी ने इसका प्रस्तावित किया था। अब ये स्वराज पार्टी ने कब किया था? तो ध्यान रखना है 1934 ईस्वी आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एम.एन. रॉय का नाम अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो वो हैं आपके एम.एन. रॉय। ध्यान रखना है कब विचार प्रस्तुत किया था? तो 1934 में। और ये उस समय किससे जुड़े हुए थे? तो जुड़े हुए थे ये आपके स्वराज पार्टी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। किसने कहा था कि संविधान अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व भी कर सकती है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। हो सकता है क्वेश्चन ना समझ में आया हो। संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही कहा है। ये जो स्टेटमेंट है वो किनका दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में यह पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व भी कर सकती है। ये स्टेटमेंट किनका है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी जी का। ये स्टेटमेंट इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में दिया है और कहाँ पर ये प्रतिनिधित्व करते हुए नज़र आते हैं? तो बात है आपकी 1939 में दिया हुआ स्टेटमेंट है। कौन सी पत्रिका में? तो ये आपका हरिजन पत्रिका में आपका दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आपकी बुक है ये महात्मा गांधी जी की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोला गया है कि एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, क्रिप्स मिशन की बात यहाँ पर हो रही है। और ये जो क्रिप्स मिशन है भारत में कब आया था? ध्यान रखना है 1942 ईस्वी में ये आया हुआ है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक चेंज है यहाँ पे, 10 लाख ऑप्शन में कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि किस मिशन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में कितनी संख्या पर निर्धारित सदस्य संख्या पूछी गई है और क्वेश्चन है यहाँ पर कितनी जनसंख्या पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य की निर्वाचित करने की बात कही गई थी। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। और ये मिशन आया था आपका 1946 ईस्वी में भारत में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम बोर्ड, पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विलियम बोर्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। जबकि जो पैट्रिक लॉरेंस था वो इसका चेयरमैन था, यानी अध्यक्ष बन के ये व्यक्ति आया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये व्यक्ति चेयरमैन था, जबकि ए.बी. अलेक्जेंडर क्या थे? ए.बी. जो अलेक्जेंडर हैं वो किससे संबंधित हैं? वो थे आपके नौसेना से संबंधित थे, नेवी से संबंधित हैं।
वहीं स्टीफोर्ड क्रिप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का एक व्यक्ति था। बोर्ड ऑफ ट्रेड में इसका नाम था। तीनों ही लोग भारत में आए थे। कब आए थे भारत में? तो ये आए थे तीनों के तीनों लोग मार्च 1946 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली पूछा गया है यहाँ पर कि जो आपकी संविधान सभा का निर्माण है वो किस योजना के तहत हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कब आया था भारत में? तो मार्च 1946 की हम बात कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। वर्ष 1940 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता हूं, तो आपको नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बात की जा रही है कि अंतरिम सरकार की कार्यपालिका के उपसभापति कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू उस समय के क्या थे? आपके उप सभापति थे कार्यपालिका के। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसकी बैठक या कमान कब संभाली थी इनके द्वारा? तो 2 सितंबर 1946 को। ये चीज़ें लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 14 अगस्त 1940, 22 अगस्त 1940, 25 अगस्त 1940, 23 अगस्त 1940 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 14 अगस्त 1940 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, संविधान सभा के सदस्यों की बात की जा रही है कि उनका चुनाव किस प्रकार हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा उन्हें चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सदस्य या अस्थायी सभापति कौन थे? राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले की बात की गई है संविधान सभा का अस्थायी सभापति। ध्यान रखना है, ये जो शब्द है उसको ही ध्यान में रखना है। ये बात की जा रही है टेम्परेरी की, कि टेम्परेरी जो आपका सभापति है, चेयरमैन है, वो कौन था प्रथम बार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये कब अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे आपके 9 दिसंबर 1946 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1940, 15 दिसंबर 1946 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ है लेखपाल का। आप जस्ट देख ही रहे होंगे जो ऑप्शन नंबर 5 है ना आपका, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल उसने निभाया है। ऑप्शन नंबर 5 का क्या है कि अगर इसमें कोई डाटा इंटरप्रिटेशन में कुछ चीज़ें गलतियाँ भी हैं तो वो भी क्वेश्चन आपका पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका अगर कोई आंसर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 5 लगा सकते हैं। जिस तरह से इस क्वेश्चन में आपके साथ में हुआ है, देखिए सभापति कब चुने गए थे, तो जो एग्जैक्ट डेट है ना वो है आपकी 11 दिसंबर 1946 को उनको चुना गया था। तो ये डेट आपको याद करनी है। यहाँ पर परमानेंट की बात की गई है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। परमानेंट चेयरमैन कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में जाके कौन बन गए थे? भारत के प्रथम
प्रेसिडेंट भी यही बन गए थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। विधानसभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टी कृष्णमाचारी, वी कृष्णमाचारी, एच मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या कहता है कि प्रथम मनोनीत उपसभापति की बात यहाँ पे की जा रही है कि उपसभापति कौन था। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज होना बनता है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, फ्रैंक एंथोनी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए थोड़े से माइनर से पॉइंट है जिनको आपको याद करना है। ये कब बने गए थे? तो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी के समय पर ही बने गए थे, 9 दिसंबर 1946 को। ये भी टेम्पोरेरी ही बने थे। ये चीज़ें आपको याद करनी हैं जो कि आपका पॉइंट है। अब हम बात करते हैं सर परमानेंट की। तो परमानेंट एच मुखर्जी बने थे उपसभापति परमानेंट। और कब बने थे ये परमानेंट? तो ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन को आप हटा दीजिएगा। ये वाला ऑप्शन ये हो सकता है पिछले वाले क्वेश्चन से यहाँ पे पेस्ट हुआ है। पूछा क्या गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था, यानी कौन सी बैठक में उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, पांचवी बैठक में इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ध्यान रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया है। पांचवी बैठक है और डेट है आपकी 13 दिसंबर 1946। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946, 20 फरवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है कि भारत को संविधान देने का एक प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब पारित कर दिया गया था, उस प्रस्ताव की डेट आपसे पूछी जा रही है। सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को उस उद्देश्य प्रस्ताव भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, वो है आपका 22 जनवरी 1947। अर्थात सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है संविधान जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को बनाने में भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन किए गए हैं, बैठक की गई हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12 बैठक की गई हैं। जो अंतिम बैठक थी उसके बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1950, ऑप्शन नंबर है आपका 3। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंतिम बैठक कब हुई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 23 दिन, 3 वर्ष 4 महीने 14 दिन, 3 वर्ष 11 महीने 5 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया कि संविधान सभा में
संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हुआ है और आगे भी आता रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान के जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइजर थे, वो थे आपके ऑप्शन नंबर 4 बी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, के संतानम, के.एम. मुंशी या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 बी.एन. राव ने। अब जो इसने प्रतिमान तैयार किया था उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया था, ध्यान रखना है। इनके अंतर्गत 243 आर्टिकल थे। वहीं अगर हम बात करते हैं 13 अनुसूचियाँ थी जो इन्होंने बनाया था उस प्रारूप में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1946, 25 नवंबर 1948, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि तृतीय वाचन कब आपका प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा का क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए जो आपका तृतीय वाचन स्टार्ट हुआ था वो कब से कब तक चला था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 17 नवंबर 1949 से लेकर चला था ये आपका 26 नवंबर 1949 तक। ये डेट आपको लर्न करनी है। तीसरे वाचन की बात कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बोला गया कि पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? ध्यान रखना है, रूप से तैयार हो गया था ये आपका 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1949, 15 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो अंगीकृत कब किया गया है? संविधान सभा के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रत्येक 26 नवंबर 1949 को। भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 25 अगस्त, 2 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान दिवस की बात की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डाउट हो जाता है बच्चों को। यहाँ पर पूछा गया किस दिन लागू हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से ये लागू हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय तो आपकी भारतीय संसद थी नहीं, तो कौन अपनाएगा? संवैधानिक सभा द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया था। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस है भारत? ऑस्टिन, C.R. एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरह के भी क्वेश्चन स्टेटमेंट के आते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे कि संविधान ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये स्टेटमेंट किनका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्टिन ने। ऑस्टिन की किताब का नाम जरूर याद कर लीजिए क्योंकि कई बार आपकी पूछी जाती है। इन्होंने एक बुक लिखी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया बुक का नाम। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्टिन। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 18, 23, 15, 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ये आ चुका है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये आपके कुल 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते चलते हम आपसे चीज़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी हमने पॉलिटी सीरीज को आपके लिए प्रारंभ किया हुआ है। इस पॉलिटी की जो सीरीज है आपकी, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों की छुट्टियां भी हो रही हैं, यानी जिन बच्चे जो 12th करके आए हैं वो भी अपने पॉलिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बेसिक्स से क्वेश्चंस आपके बुलाए गए हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कहाँ से है? बेसिक्स से आपके स्टार्ट किए गए हैं, जिससे कि चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ सकें। बेसिक्स के साथ साथ इसमें PYQ को भी ऐड किया गया है इस सीरीज़ के अंतर्गत। अब इस सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है उस चीज़ की बात कर लेते हैं। कंप्लीट पॉलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। लगभग कितनी सीरीज होगी, इसके अंतर्गत कितने वीडियोज़ आने वाले होंगे? तो लगभग 20+ वीडियो आपके लिए इसके अंतर्गत आपकी बनाई जाएंगी, जिससे कि लगभग आपके 1000+ क्वेश्चंस को यहाँ पर MCQ के फॉर्म में सॉल्यूशन कर सकें। ये जो सीरीज है आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके लिए? तो उसके लिए आने वाला है आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम, उसके लिए आने वाला है UP TGT का एग्ज़ाम, TGT है प्लस PGT है। उसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम आने वाला है UP TET का जुलाई में। इसके साथ में आपके जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं वहाँ पे भी आपसे पूछी जाती है पॉलिटी, भर भर के पूछी जा रही है। इसके साथ में लोअर PCS का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आपके जो दिल्ली DSSB का एग्ज़ाम है, जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है TGT में, क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं। एंड ऑफ द डे जब आपका ईयर ख़त्म होगा तो आपको पता चलेगा कि जो UPPSC है आपकी, वहाँ पे भी क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप अब समझ सकते हैं कि ये सीरीज़ आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का हमें सहयोग मिलता है तो हमें एक अच्छा फील होता है और कंटेंट क्रिएट करने में हमें भी एक अच्छा फीलिंग आपकी आती है। दूसरी चीज़ आपके शेयर करने की है, ये सीरीज़ का आपका पहला वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने जो सजेशन हैं उन्हें भी हमें आप दे सकते हैं कि किस तरह से आपको पॉलिटी को और बेटर से बेस्ट किया जा सकता है। ये जो आपके PYQ हम आपसे बात की जा रही है, बेसिक टू PYQ, इसके अंतर्गत आपके जो इनपुट है वो कहाँ कहाँ से इनपुट लिया गया है उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न है इनपुट के अंतर्गत आपकी जितनी भी घटना चक्र की बुक है, प्लस आपकी जो दृष्टि की एक्सरसाइज बुक्स आती है उसके अंतर्गत से क्वेश्चन लिए गए हैं, प्लस आपके PYQ को मेंशन किया गया है, तब जाके ये सीरीज आपके लिए तैयार की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है। आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर एक बार फिर से नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।